हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और ये एक 30 मिनट रिवीजन सीरीज है जो कि क्लास 12th और क्लास 11th के सीरीज स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की है, सो दैट कि बच्चों को ओवर आइडिया हो जाए यार चैप्टर में क्या है, क्विकली वो चैप्टर को रिवाइज कर सके कि हाँ यार ये पॉइंट्स हैं इसके अंदर। और इस सीरीज को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं भारत पंचाल। इसके अलावा मैंने इस चैप्टर का डिटेल वन शॉट 2-3 घंटे का है। अगर आपको ये है कि किसी टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन ट्राई करना है, तो आप वो भी देख सकते हो। और मैंने आपके लिए इसके लिए बढ़िया डिजिटल नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है, दैट व्हाट इज मैटर। मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी वो चीज जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे आप लोग मैटर बोलते हो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। केमिस्ट्री जो पढ़ेंगे, देखो बेटा, केमिस्ट्री का सिंपल सा मतलब ये होता है जिसमें हम पढ़ते हैं एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, मतलब कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है ना, इसके बारे में लिखा गया है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सब्सटेंस, देयर प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। कई तरह की केमिस्ट्री होती है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत डरते हैं बच्चे इससे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आपके पास आती है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, तो जो सबसे पहली बात करें कि जो आपके पास ये मैटर होती है, अगर आप इस मैटर को क्लासीफाई करना चाहो तो इसको आप क्लासीफाई कर सकते हो मेनली इस तरह से। क्या? प्योर, मिक्सचर। वैसे तो ये हो सकता है, एक होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होती है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर होगा, मिक्सचर होगा। प्योर में क्या आएगा आपका? एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर में क्या आएगा आपका? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इनके बारे में पूछा जाता है आप लोगों से। जैसे कि प्योर की बात कर लेते हैं। प्योर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे। अलग टाइप के पार्टिकल हो सकते हैं बट उनका रेशियो बाय मास जो है फिक्स हो जाएगा। इट इज द सब्सटेंस विच इन विच ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑफ सेम नेचर। एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट जिसमें एक ही जैसे एटम होते हैं, कंपाउंड जिसमें अलग अलग एटम हो सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं, बट उनका जो रेशियो बाय मास होगा वो डेफिनेट होगा कंपाउंड्स के अंदर। आगे बात करें मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है कि जब आप दो या दो से ज्यादा पार्टिकल को मिक्स करते हो तो कुछ नहीं देखते हो, आप मिक्स कर देते हो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप लोगों ने मीठा पानी बनाया, तो मीठा पानी बनाते टाइम आप ये नहीं देखोगे पानी कितना लेना है, चीनी कितनी लेना है। जो तुम्हारा दिल करे उतना पानी डाल सकते हो, जो तुम्हारा दिल करे तुम इतनी चीनी डाल सकते हो। तो उस टाइम वो आपका क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। दो तरह के मिक्सचर हैं जो आप लोग जनरली देखोगे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस किसे कहते हैं? जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, जो पूरे का पूरा एक हो चुका होता है। जैसे कि पानी में नमक मिला दिया तो आप उसके पार्टिकल्स को नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, वो इजीली वो यूनिफॉर्म हो जाता है ना, वो एक जैसा हो चुका है सारी जगह से। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप पानी में रेत मिलाओगे तो पानी और रेत अलग अलग दिखाई देंगे। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजीनियस। आगे क्लासिफाई करना चाहें तो सॉलिड के बारे में बात कर लेते हैं, लिक्विड्स के बारे में बात कर लेते हैं, गैसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सॉलिड में पार्टिकल पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस में और ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं। सॉलिड की बात करें तो डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं होती है बट मास वॉल्यूम डेफिनेट होता है। गैस के अंदर डेफिनेट शेप नहीं होती है, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है, डेफिनेट मास होता है। सबके एग्जांपल तो लिख देना कमेंट सेक्शन में जरा। आगे बढ़ो। अच्छा, जब सॉलिड को आप लोग कन्वर्ट करते हो लिक्विड में, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। लिक्विड को आप लोग कन्वर्ट करते हो गैस में, इट इज नोन एज इवेपोरेशन। गैस को आप लोग कन्वर्ट करते हो लिक्विड में, इट इज नोन एज कंडेंसेशन। और लिक्विड को आप लोग कन्वर्ट करते हो सॉलिड में, इट इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। अगर आपका कभी दिल करने लगा कि मुझे सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनानी है, इट इज नोन एज सब्लिमेशन। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनाना है, इट इज नोन एज डिपोजिशन। आगे बढ़ो। तो मैंने बोला था कि जनरली जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है वो कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस बन जाता है। कंपाउंड किसे कहते हैं? एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। रेशियो बाय मास जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है ना। द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, और इसमें क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स एलिमेंट्स। अपने एक कंपाउंड बनाया लाइक NaCl, है ना, तो जो NaCl है उसमें Na और Cl से एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, है ना। और ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक मिक्सचर की बात करो, आप एक मीठा पानी बनाओ या फिर सिकंजवी बनाओ, पी होगी सिकंजवी आप सबने, उसमें क्या होता है? पानी होता है, चीनी होता है, नमक होता है, नींबू होता है। अब आपको उन चारों की प्रॉपर्टीज मिल रही होती है, उन चारों का टेस्ट मिल रहा होता है, उन चारों के बारे में पता लग रहा होता है। कंपाउंड जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं और मिक्सचर जो होते हैं होमोजीनियस के अलावा हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, कि उसके साथ कुछ केमिकल चेंजेस करने की जरूरत नहीं है भाई, इसको गर्म करने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? जब आपको उसकी रिएक्शन करवा के देखनी पड़ेगी कि हाँ यार इसका बिहेवियर कैसा है, तो उनको हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपके पास 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आती हैं। और इनके यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है ना, मापने या तोलने का जो तरीका होता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मास।
मास की यूनिट होती है किलोग्राम और उसका सिंबल होता है केजी। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, स्मॉल m से इसकी रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर केल्विन में कैलकुलेट किया जाता है K से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स में mol से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड, S से। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर से, A से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीन्स होता है ब्राइटनेस, है ना। जैसे कि इस वीडियो में थोड़ा सा ब्राइटर मोड में तुम्हें मिलूंगा, मीन्स मैंने इस वीडियो की ल्यूमिनस इंटेंसिटी बढ़ा दी है, ठीक है। होता है ना मोबाइल में होता है, ब्राइटनेस बढ़ा देते हो कम कर देते हो, वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। इसकी यूनिट होती है कैंडेला। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ो। तो ये बेसिक यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट होती हैं। इसके अलावा डिराइव्ड यूनिट्स भी होती हैं। डिराइव्ड यूनिट्स में क्या होता है कि आप लोग पंगे लेते हो, पंगे लेके उनको ड्राइव करते हो। जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी में आप लोगों ने किसका यूज किया, मास का और वॉल्यूम का। इस तरह से हमारे पास ये होती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है भाई, किसी भी नंबर को आप लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। जैसे कि आप किसी भी नंबर को अगर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो n इंटू 10 की पावर n, तो इट इज साइंटिफिक नोटेशन। यहां पर इस n का मतलब क्या है, अ नॉन जीरो नंबर, अ नॉन जीरो नंबर टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, लेफ्ट ऑफ डेसिमल। और इस n का मतलब होता है बेटा जी इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर होता है। अब यहां पर एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्या, लो प्यारे रोज नज़ारे, लो प्यारे रोज नज़ारे, LPRN, मतलब लेफ्ट में चलोगे तो पावर प्लस हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, राइट में चलोगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। लेफ्ट में चलोगे तो पावर प्लस, राइट में चलोगे तो पावर माइनस। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि मैं कहने क्या चाह रहा हूँ। जैसे कि 0.000937 है, आपको किसी ने बोला कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, तो आप डेसिमल को सरकाओगे, और डेसिमल को कहाँ सरकाओगे, 1 2 3 4, आप राइट साइड में लेके जाओगे, तो हो जाएगा 9.37। आप राइट में गए हो, आप कितने स्टेप गए हो, 4 स्टेप गए हो। आप लोगों ने ट्रिक सुनी होगी, लो प्यारे रोज नजारे। लेफ्ट में चलते हैं तो पावर प्लस होती है, राइट में चलते हो तो पावर माइनस होती है। आप लोगों ने राइट में मूव किया है 4 स्टेप, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -4। नहीं समझ में आया, दोबारा समझा देता हूँ। 8008.34, डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, सिर्फ एक, तो इस डेसिमल को इधर लेके जाएंगे, है ना। 8.00834, 10 की पावर क्या हो जाएगी। आप लोगों ने लेफ्ट में मूव किया है, कितने स्टेप मूव किया है, आप लोगों ने 3 स्टेप मूव किया है। लेफ्ट में चलते हैं तो पावर प्लस होती है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी बेटा जी, यहाँ से +3 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है कि ऑल सर्टेन डिजिट विद वन डाउटफुल डिजिट। इसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन द नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई जीरो नॉन जीरोज के बीच में है तो वो भी सिग्निफिकेंट होती है। प्रीसीडिंग जीरो और जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे कि 39.4 है, तो यहाँ पर सारे नॉन जीरो है, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। दूसरा मैंने क्या बोला, जीरो बिटवीन नॉन जीरो, जैसे कि 8008, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा जी, जीरोज नॉन जीरोज के बीच में है, तो इन जीरो को भी हम काउंटेबल करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। प्रीसीडिंग जीरो और जीरो टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो और नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब कुछ ऐसा हो जाए 0.0045 हो जाए, तो पहले आने वाली जीरो काउंटेबल नहीं होती हैं, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अगला रूल देखें, जीरोज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जीरो है, मतलब मान के चलो 2.34 है इंटू 10 की पावर 9 है, तो ये 10 की पावर जो 9 है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बनी हुई है, इनको आप सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करोगे। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये अच्छा रूल है। जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट वाइल डेसिमल इज प्लेस्ड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 2300 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, बेटा राइट वाली जीरो काउंटेबल नहीं होती है, बट वो काउंटेबल तब हो जाती है अगर आपने इधर डेसिमल लगा दिया। यहां पर अगर मैं डेसिमल लगा दूंगा तो ये जीरो काउंटेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे आपके, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर इफ देयर इज नॉट डेसिमल, जैसे कि 12600 है, यहां पर कितने हैं, तो राइट वाली जीरो काउंटेबल नहीं है, 126 काउंटेबल है, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट अगर मैं इसको डेसिमल लगा दूं तो ये काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, अगर मैं किसी को बिल्कुल एग्जैक्ट कर दूं, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर में क्या चक्कर होता है कि जैसे मैंने बोल दिया 2 बुक्स, तो 2 को आप लोग कितनी मर्जी जीरो लगा सकते हो डेसिमल लगाने के बाद, दैट्स वाई, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह किस तरह से होता है। सबसे पहली बात, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग की बात करें, द आंसर विल हैव द सेम डेसिमल प्लेसेस एज द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस इन द कैलकुलेशन। समझिए कि आप 31.34 को ऐड कर रहे हो किसमें, 3.2 में, तो ये 4 5 3 3 4। तो अब
जब आप एडिंग सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो डेसिमल के बाद सिर्फ आप उतने नंबर लोगे जितने डेसिमल के बाद एडिशन करते टाइम जिस नंबर में सबसे कम थे। जैसे कि इसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2, इसमें 1, तो आपका फाइनल आंसर भी सबसे कम नंबर वाले में नोट किया जाएगा, यानी कि 334.5। क्लियर है। और भाई साहब वो बहुत बढ़िया है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला। द आंसर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज द मेजरमेंट विद द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर रहे हो तो आप ये देख लेना कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, तो फाइनल आंसर भी आपको उसी में रिपोर्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी क्या होता है। क्या होता है प्रिसीशन? इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। और एक्यूरेसी क्या होता है? इट इज द एग्रीमेंट ऑफ पार्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। समझिए, जैसे कि एक फाइनल हमारी ट्रू वैल्यू है 2.00, ठीक है, ये हमारी ट्रू वैल्यू है। एक बच्चे ए ने क्या किया, एक बच्चे का आंसर आया, एक आंसर आया है 1.99, 2.01, 2.01। तो आपसे पूछा गया कि इसकी जो वैल्यू है वो प्रीसाइज एंड एक्यूरेट है क्या, इसके अंदर प्रीसिशन एंड एक्यूरेसी है क्या? प्रीसिशन कब होगा? जब ये वैल्यू आपस में आसपास हो, आपस में आसपास है। और एक्यूरेसी कब होगा? जब वो ट्रू वैल्यू के आसपास हो। तो इसके अंदर प्रीसिशन भी है, एक्यूरेसी भी है। जैसे कि एक स्टूडेंट बी आया, बी ने बोल दिया 1.91, 2.35। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ना तो ये वैल्यू खुद के आसपास है, ना तो इनके अंदर प्रीसिशन है, ना ही ये ट्रू वैल्यू के आसपास है, ना ही इनके अंदर एक्यूरेसी है। दूसरा बोलूं सी, जैसे कि उसने बोला 1.80, 1.81, क्या इनके अंदर प्रीसिशन है? तो ये वैल्यू खुद के तो आसपास है, प्रीसाइज तो ये है, बट क्या ये एक्यूरेट है? ट्रू वैल्यू के आसपास ये नहीं है, तो इनके अंदर एक्यूरेसी नहीं है। अच्छा, कुछ सिंबल होते हैं, प्रीफिक्सेस होती हैं बेटा, जो आपको जनरली देखने को मिलेंगी। जैसे डेसी को हम लोग 10 की पावर -1, सेंटी को 10 की पावर -2, मिली को 10 की पावर -3, माइक्रो को 10 की पावर -6, नैनो को 10 की पावर -9, पीको को 10 की पावर -12। इसके अलावा आंगस्ट्रॉम होता है जो 10 की पावर -10 होता है, ठीक है ना, ये यूज किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ लॉज बनते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले लॉ की बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसकी जो बात की थी वो एंटनी लेवोइजर ने की थी। और एंटनी लेवोइजर के बारे में बता दो कि उन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। उन्होंने क्या बोला? दैट टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मास इन अ प्रोडक्ट। ठीक है, वो गीता जी के सिद्धांत पे था। कृष्ण जी ने कहा था गीता में, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, वो सिर्फ बॉडी चेंज करती है। सिमिलरली इन्होंने बोला मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसको ना क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकते हैं। ये सिर्फ क्या करेगी भाई? क्या करने वाली है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जा सकती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ो। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया था, पूछा जा सकता है, याद रखिए किसने दिया था? जोसेफ प्राउच ने। उन्होंने क्या बोला? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास एंड इट डजंट डिपेंड ऑन सोर्सेज। अच्छा, एक चीज मैं बताता चलूं कि देखो यार, ये बहुत पुराने लॉज हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब भी सही होंगे, अब तो इनके अंदर बहुत सारी गलतियां मिल चुकी हैं, बट हम पुराने लॉज की बात कर रहे हैं, तो पुराने वर्ड्स ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वो कहना क्या चाह रहे थे। ठीक है ना? तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है? अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन फिक्स रेशियो बाय मास। कि जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर प्योर अगर वाटर लोगे तो उसका फॉर्मूला होगा H2O। वो हमेशा किससे मिलकर बनेगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है ना? मतलब प्योर है। कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो किससे मिलकर बनेगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। और अगर आप इसका रेशियो बाय मास देखोगे तो इसका 12 होगा और इसका कितना हो जाएगा बेटा? ऑक्सीजन 16 to 2 32, है ना, इस तरह से। तो यही कहना चाह रहे थे। उसके बाद लॉ ऑफ मल्टी, पहला क्लियर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है आपको? कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट का इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। दूसरा लॉ क्या बोलता है? कि अगर कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है उसके अंदर सेम एलिमेंट होंगे और उनका रेशियो बाय मास सेम होगा। तीसरी बात है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि दो एलिमेंट ने सोचा चलो यार अपने अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स। एक का मास फिक्स रखो, दूसरे का चेंज करो, चेंज होने वाले का अगर आप रेशियो निकालोगे ना तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उसका जो रेशियो बाय मास आ रहा है वो सेम आ रहा है। क्या कहना चाह रहा हूं? देखो, व्हेन, बहुत शानदार, नहीं किया है मैंने ये, व्हेन two element can combine to form more than one compound, the different masses of one element that combine other element bear a simple ratio to one another। जैसे कि मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, पानी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने सोचा कि चलो यार अपने ना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, है ना, एंटरप्रेन्योर थे शायद, एंटरप्रेन्योर, इन्होंने बनाया एक बार H2O और एक बार H2O2, है ना, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पर अगर मैं मास ऑफ हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन का मास कितना है? 2। यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ 16:32, और अगर आप इसका रेशियो निकालोगे 16:32, दैट इज 1:2। सिमिलरली अगर मैं कार्बन ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो एक बार कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, एक बार इसके साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। यहाँ से अगर मैं कार्बन का मास देखूँ तो पहले भी 12 है, फिर भी 12 है। अगर मैं ऑक्सीजन का मास देखूँ 16 है, 32 है। अब रेशियो निकालना है जो जिसके मास डिफरेंट है, 16
रेशियो 32 ब्रदर, तो ये कितना आएगा 1:2। तो क्या है, सिंपल होल नंबर ही है। आगे बढ़ते हैं, गे-लुजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे-लुजैक ये गैसियस लॉ था, गैसेस पे अप्लाई हो रहा था। इसने बोला था कि जब भी गैसेस कंबाइंड होंगी तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेशियो आएगा वो सिंपल होल नंबर ही आएगा। गैसेस मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं जुड़ती हैं एक दूसरे के साथ, ये इनका कहने का तात्पर्य था। एग्जाम्पल करना चाहूँ, जैसे कि H2 है प्लस Cl2 है, इन्होंने 2HCl बना दिया, ये गैसेस फॉर्म में है, ये गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैसेस फॉर्म में है। इसके कितने मोल्स हैं, 1, इसका वॉल्यूम 1 है, इसका वॉल्यूम 1 है और इसका वॉल्यूम 2 है, 1:2। गे-लुजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम देख लो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू ईच अदर। अच्छा, एक और बात शायद मैं बीच में बताना भूल गया हूँ कि टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, वो जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इस लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो क्लियर हुआ कि जब भी गैसेज कंबाइंड होगी सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करेंगी। जैसे कि दूसरा लो, एक और N2 इधर लिख देता हूँ, N2 प्लस 3H2 2NH3 है ना, ये गैसेस है, ये भी गैसेस है, ये भी गैसेस है। ठीक है, और इनका अगर आप मोल्स देखोगे, इसके 1 मोल है, इसके 3 मोल्स हैं, इसके 2 मोल्स हैं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा लो है भाई, अवोगाड्रो लो। और अवोगाड्रो लो ने पूरा मोल कंसेप्ट बनाया, जेई नीट में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, करेंगे वो भी। अब ये देखो, ये भाई साहब थे सुंदर सुशील, ये नाइस हेयर स्टाइल बिरादर, कम टू द पॉइंट। इन्होंने क्या बोला कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन है, वर्ड्स पे फोकस करना, टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन है, आपने इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस लिया तो गैस के पार्टिकल सेम होंगे। दोबारा बोलता हूं, अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम लिया और सेम पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस लिए तो उनका वॉल्यूम सेम होगा। समझ लो, सेम वॉल्यूम है तो पार्टिकल सेम होंगे, सेम पार्टिकल्स है तो वॉल्यूम भी सेम होगा। डिपेंड नहीं करता कि आपने गैस कौन सी ली है। इधर आपको 3 गुब्बारे दिखाई दे रहे होंगे, अगले पेज पे लेके चला जाता हूं, है ना, ये हैं गुब्बारे, बलून्स। अब इन अगर बैलून्स को, एक हाइड्रोजन का बलून है, एक नाइट्रोजन का बलून है, एक ऑक्सीजन का बलून है, तो अगर आप इन बैलून्स को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि यार इनका जो वॉल्यूम है वो सेम है। और अगर इनका वॉल्यूम सेम है, इट मींस क्या है, दिस मींस दे ऑल कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट मींस इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। वॉल्यूम सेम है तो पार्टिकल सेम होंगे, पार्टिकल सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा। कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर सेम रखना है। ठीक है ना, चलो बहुत शानदार, आगे बढ़ो। इसको मोल अवोगाड्रो लो को थोड़ा और डिटेल में भी हम लोग देखेंगे आगे। मोल कंसेप्ट इन्हीं की बातों को एक्सप्लेन कर रहा है। डाल्टन दादा की बातों को देख लेते हैं, डाल्टन जी ने क्या बोला। वेरी स्मार्ट गाय। ठीक है, जॉन डाल्टन जी ने दी थी, और लगभग हर चैप्टर में बोलेंगे हाय ब्रदर आई एम हियर, हर चैप्टर में तुम्हें मिलेंगे ये बताते हुए कि देखो यार ये ऐसे पढ़ लो। तो इन्होंने कुछ कुछ बातें बोली, वो कुछ कुछ बातें बता देता हूँ, कुछ कुछ बातें वो क्या थी। इसको अगले पेज पे कर देता हूँ सो दैट कि आप लोगों को ज़्यादा ईजिली समझ में आ जाए कि इन्होंने क्या बोला, जो इनकी मेन मेन बातें थी। ठीक है, सबसे पहली बात उन्होंने बोला, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटॉम्स। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत पुरानी बातें हैं, इनकी मोस्टली बातें आज गलत प्रूफ हो चुकी हैं, बट उस टाइम भाइयों का बहुत टोरा होता था। मतलब 18th सेंचुरी में इन्होंने बातें बोली। 18th सेंचुरी में हमारे दादा परदादा पता नहीं होके पी रहे होंगे शायद। ठीक है, कम टू द पॉइंट। उन्होंने बोला, मतलब हमारे दादा परदादा में भी कोई और साइंटिस्ट तो खोज भी कर रहा होगा। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। कोई भी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग एटम बोलते हैं। आगे आओ, एटम ऑफ सेम एलिमेंट। अच्छा, एटम समझते हो ना, एटम हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है। किससे, ए प्लस टोमियो। ए मीन्स होता है नॉन और टोमियो मीन्स होता है कटेबल, नॉन कटेबल, जिसको काटा नहीं जा सकता। ठीक है, कोई भी जो पार्टिकल होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। कोई भी एलिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, उन्हें बोलते हैं हम लोग एटम। और अगर आपने एक एलिमेंट के एटम लिए हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, दे पोसेस सेम साइज शेप मास। और अगर आपने डिफरेंट एलिमेंट लिए हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, है ना। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। और अगली बात वही, एटम का भी कंजर्वेशन का लॉ था, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर है, आगे आ जाओ, मोल कंसेप्ट की बात करते हैं। एक मोल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज। मोल बेटा जी एक नंबर को बोलते हैं, और वो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻²3। इस नंबर को हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कह सकते हैं, कंफ्यूजन मत रखिए। ठीक है ना, अगर मैं बोल रहा हूं 10 मोल स्टार्स, इट मीन 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻²3। मोल एक नंबर है, इस नंबर को हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। एक मोल को आप डिफाइन करना चाहो तो किस तरह से डिफाइन कर भी सकते हो। अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल एज देयर आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। 1 मोल का मतलब क्या होता है कि भैया उतने पार्टिकल जो कि
12 ग्राम ऑफ C12 के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मोल बोल देते हैं, या फिर 1 मोल मींस एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 into 10 की पावर 23, याद रखिए। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज 1 AMU। AMU मींस एटॉमिक मास यूनिट। देखिए आपको पता है कि एटम का जो मास होता है, आपको पता होगा कि जो एटम होता है कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। सेंटर में इनका मास होता है और सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही किसी भी एटम का मास कैलकुलेट किया जाता है। अगर एक प्रोटॉन के मास की बात करते हैं तो वो कितना होता है, 1.6 into 10 की पावर -24 ग्राम। एक न्यूट्रॉन के अगर मास की बात करता हूं तो वो भी लगभग इतना ही होता है, 1.6 into 10 की पावर -24 ग्राम्स होता है। ये 1 एटॉमिक मास यूनिट होती है। बट अगर हम किसी एटम से रेफरेंस देना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत अच्छी सी रेफरेंस है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है अगर आपको पता हो, 12 होता है। इसका 1/12 कर दो तो कितना आएगा, 1। यही तो हमारा 1 एटॉमिक यूनिट मास हो गया, ठीक है ना भैया। कार्बन का जो एक एटम का मास होगा वो 12 AMU होता है, तो इसका 1/12 कर दो तो आपके एक एटम का मास आ जाएगा। आगे अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर 1 AMU का मास दे रखा है इन ग्राम्स, 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम। इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब 1 डाल्टन भी होता है। ग्राम एटॉमिक मास आप लोग किसे कहते हो, जब भी कभी आप एटॉमिक मास को देखो, एटॉमिक मास किसे कहते हैं, मास ऑफ 1 एटम। ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं, जब एटम के मास को आप लोग ग्राम्स में एक्सप्रेस करने लग जाते हो तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, अच्छा मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, जो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। मॉलिक्यूलर मास मींस एक मॉलिक्यूल का मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इन ग्राम्स। समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो आपको पता है कार्बन का मास कितना होता है, 12 AMU। ये इसका एटॉमिक मास है। क्या है इसका, एटॉमिक मास। और अगर मैं इसका मास 12 ग्राम लिख दूं तो ये इसका क्या हो जाएगा, GAM। ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोल देंगे इसको, ग्राम एटॉमिक मास बोल देने वाले हैं। आगे बढ़ो, जैसे कि हमारे पास NaOH है। NaOH एक मॉलिक्यूल है ना, अलग अलग एटम है। Na का मास होगा 23, ऑक्सीजन का मास होगा 16, हाइड्रोजन का मास होगा 1। इन सबको जब जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 40U। और NaOH के मास को अगर मैं ऐसे कुछ लिखने लग जाऊं, 40 ग्राम्स लिख दिया तो देखिए ये मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास। और इस मॉलिक्यूलर मास को आपने ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे इसको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ो भाई, बहुत शानदार, ठीक है। अच्छा ये कुछ इंटर कन्वर्टिबल होते हैं बेटा जी, बहुत बढ़िया है ये, यहां से आप सब कुछ कर सकते हो, मोल कंसेप्ट में सब कुछ। अगर आपको कभी भी मास से, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, मास से मोल्स निकालना है ना तो डिवाइड कर दो, और मोल से मास निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। पार्टिकल से मोल्स निकालने हैं तो डिवाइड कर दो एवोगाड्रो नंबर से, और मोल से पार्टिकल निकालने हैं तो मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से। वॉल्यूम से मोल्स कभी भी निकालने हैं ना तो डिवाइड करो, और मोल से कुछ भी निकालना है तो मल्टीप्लाई करो। अच्छा आपको यह समझना पड़ेगा कि कब किससे करना है। अगर आप मास निकाल रहे हो तो मोलर मास से डिवाइड, मोलर मास से मल्टीप्लाई। जब आपको पार्टिकल्स निकालने हैं, पार्टिकल्स होते हैं 6.022 into 10 की पावर 23, तो उससे डिवाइड, उससे मल्टीप्लाई। वॉल्यूम निकाल रहे हो तो आपको एक वॉल्यूम पता होना चाहिए, 22.24 लीटर जो होता है वो मोलर वॉल्यूम होता है, एक गैस का मोलर वॉल्यूम होता है एट STP, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब कैसे कहना चाह रहा हूं मैं आपको समझाता हूं। आपको किसी ने बोला 40 ग्राम NaOH है, बताओ भाई इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो क्या करोगे, जो मास है, मोल्स कभी भी निकालते हैं मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, तो मोलर मास से डिवाइड कर दो। तो मास कितना दे रखा है 40 बाय मोलर मास। NaOH का मोलर मास कितना आएगा, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 40, तो यहां से 1 मोल आ गया, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 90 ग्राम ऑफ H2O, तो बताइए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, वॉशिंग मशीन, सॉरी, मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 90 टू द मोलर मास। H2O का मोलर मास कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो 18 5 जा 90, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें पार्टिकल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स तो आ चुके ना, पार्टिकल्स निकाल लो। तो आप ये देखो H2O को अगर आप एक मॉलिक्यूल मान रहे हो, एक मॉलिक्यूल मान लो, 5 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब मैं पार्टिकल्स निकाल रहा हूं एटम्स के केस में, तो आपको H2O में देखना पड़ेगा। पहले तो बात H2O में कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन में 2, ऑक्सीजन में 1, यानी कि 3 एटम तो H2O में है। फिर कितने मोल्स हैं 5 और 6.022 into 10 की पावर 23, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। फिर आपको बोला गया कि इसका वॉल्यूम निकाल लो यार, ये जो वाटर था ना ये आपके वेपर्स थे, गैसेस फॉर्म में था, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मोल्स तो आ चुके हैं 5, ये एटम्स है।
5 और मोल से वॉल्यूम कैसे निकालते हैं 22.4 से मल्टीप्लाई। अच्छा अगर मैं पार्टिकल्स में आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं, पार्टिकल्स में मैंने आपसे पूछ लिया हाइड्रोजन एटम, तो आप H2 में देखो कितने एटम है, H2 में 2 एटम है। फिर H2 के कितने मोल्स आए हैं, आपके पास 5 मोल्स आए हैं। और मोल से पार्टिकल कैसे निकालते हैं 6.022 × 10 की पावर 23। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो। एंड अगेन मैं बोलूंगा बहुत डिटेल में पढ़ना है तो एक डिटेल वन शॉट भी है 2-3 घंटे का, वो भी आप देख सकते हो, ओवर आइडिया आपको यहाँ से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला की। सबसे पहली बात एम्पेरिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिंपली सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है किसी भी मॉलिक्यूल का एक्चुअल फॉर्मूला जो आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताएगा एक मॉलिक्यूल के अंदर। मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि मैंने बोला बेंजीन, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा C6H6। और यहीं पर अगर मैं आपसे पूछता हूं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा जी CH, सिंपलेस्ट यही हो सकता है। अच्छा यहां पर आपने एक नंबर से डिवाइड किया, अगर आप देखो तो वो n नंबर है 6। मैं आपसे दूसरा एग्जांपल पूछता हूं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है H2O2, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और अगर मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा HO। और अगर आप इसका N देखो वो 2 है, ठीक है। कुछ भी जो आपके माइंड में आ रहा है, जैसे कि बड़ा फेमस है ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH2O। और यहाँ पर N क्या है 6। अच्छा अगर कभी भी आपको N निकालना है तो N निकालने का फॉर्मूला क्या होगा मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल मास कभी भी। अच्छा इनसे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और इन क्वेश्चंस को करने का बेस्ट वे है ये जो आप यहां पर देख पा रहे हो, दिस वन, ओके। आपको इस तरह से दिया होगा, क्या पूछा गया है डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फेनेफ्थलीन हैज फॉलोइंग परसेंटेज। कार्बन की परसेंटेज दे रखी है 93.71 और हाइड्रोजन दे रखी है 6.29% एंड मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 128। तो कैसे करेंगे बेटा, एक टेबल बनाओगे। सबसे पहले आप लिखोगे इसमें एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। फिर आप देखोगे उनकी परसेंटेज कितनी दे रखी है 93.71 एंड 6.29। उसके बाद एटॉमिक मास आपको पता है कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ से आप एन निकाल लोगे, एन इज नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे केसेस में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं पीएम करके, परसेंटेज बाय मोलर मास करके। तो आपको पता है कि कार्बन की परसेंटेज 93.71 और इसका मास 12, हाइड्रोजन की 6.29 बाय 1। तो यहां से आपके कुछ मोल्स आ जाएंगे। इसके बाद आप निकालते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकाला जाएगा, जो इनमें सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड करोगे। जैसे कि 7.8 और 6.29 में तो 6.29 छोटा है, तो दोनों को 6.29 से डिवाइड कर दोगे, ये आ गया 1.24, ये आ गया 1। सिंपलेस्ट बेटा टेबल ऐसे ही चलेगी। इसके बाद सिंपलेस्ट के बाद आप निकालोगे इसका होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो 1.24 को भाई किससे मल्टीप्लाई करें कि वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो भाई ऐसा क्या हो सकता है, तो जैसे कि आपने दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। तो कार्बन का नंबर है 5 और हाइड्रोजन का नंबर है 4, तो यहां से इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा C5H4। फिर ये तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, आपने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको n पता होना चाहिए, और n कैसे निकलता है मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल मास करके, n की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 128, इसका एम्पेरिकल मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 पंजे 60 और 4 64, तो ये आ गया 2, N2 आ गया है। तो यहाँ से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये इसका एम्पेरिकल है, मॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि C10H8। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है किसी जगह पर, सॉल्यूशन की बात की जा रही है। सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे पानी में नमक मिला दिया, पानी में चीनी मिला दी। सॉल्यूशन को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। जब भी 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स को मिलाते हो उनसे होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है, तो उसे आप लोग सॉल्यूशन बोलते हो। तो यहाँ पर 2 टर्म्स बहुत सुनने को मिलती है आप लोगों को, फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सेकंड इज सोलवेंट। सोल्यूट किसे कहते हैं, विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, सोलवेंट किसे कहते हैं, विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, जैसे मीठे पानी में पानी ज्यादा होगा तो पानी वहां पर सोलवेंट है, चीनी कम होगी तो चीनी वहां पर सोल्यूट है। आगे बढ़ो, कुछ टर्म्स हैं, मास परसेंटेज, परसेंटेज की बात हो रही है, क्या होगा मास ऑफ अ कंपोनेंट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। आप लोगों ने अपने मार्क्स की परसेंटेज निकाली होगी, कैसे निकाली होगी, आपकी जितनी भी मार्क्स हैं, लाइक मान के चलो कि 400 मार्क्स आपके आउट ऑफ 500, और परसेंटेज निकालते हैं इनटू में 100, ये होता है। तो यही यहां पर भी होता है कि मान के चलो एक सॉल्यूशन है जिसमें ए है 10 ग्राम, बी है 15 ग्राम कर लेते हैं। मैं आपको बोलता हूं बोलो यार मास परसेंटेज ऑफ ए कितना होगा, मास ऑफ ए 10, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है मिक्सचर, यानी कि 10/25, परसेंटेज जब भी निकाल लेंगे इनटू में 100, कितना आएगा बता देना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन किसे कहते हो आप लोग,
जैसे परसेंट है, प्रतिशत, पर 100, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब पर मिलियन में पार्ट्स कितने हैं, बिल्कुल उसी तरह है, बट इसमें क्या कर देंगे हम लोग 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। इसका यूज कहां पर किया जाता है? इसका यूज वहां पर किया जाता है जहां पर पार्टिकल ना ट्रेसेस अमाउंट में हो, बिल्कुल ना के बराबर हो। जैसे दिवाली के टाइम में ना हमारे पर्यावरणविद बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन, तो होता भी होगा थोड़ा बहुत पोल्यूशन, आई एम नॉट सेइंग कि होता नहीं है, तो हमारे एयर में पोल्यूटेंट्स होते हैं और वो ट्रेसेस अमाउंट में होते हैं, बहुत कम होते हैं। ऐसे केसेस में आप लोग पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हो। आगे बहुत फेमस टर्म है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मींस होता है रेशियो। किसका रेशियो? मोल्स का रेशियो, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको कभी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। एक सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होती है, और क्योंकि मोल से मोल्स डिवाइड कर रहे हैं तो इन द एंड कुछ नहीं आएगा, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। आगे आ जाओ मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं, वो उसकी मोलैरिटी होती है, ठीक है। अगर कभी आपको इसके न्यूमेरिकल करने हैं तो फॉर्मूला क्या रहेगा? वॉशिंग मशीन 1 रुपये में देगी वेला, ये नहीं है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, है ना। यहाँ पर WB का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट। MB मींस होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट 1000, ये होता है VML मींस वॉल्यूम इन मिलीलीटर। यूनिट याद रखिए बेटा, यूनिट से रिलेटेड बन जाता है क्वेश्चन, मोल्स पर लीटर। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, मोलैरिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों होती है सर? क्योंकि नीचे वॉल्यूम है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घट जाएगी। आगे आ जाओ। अरे भाई एक मोलैरिटी भी होता है। मोलैरिटी क्या होता है? लिख देता हूँ, सॉरी नहीं था। मोलैरिटी किसे कहते हैं? मोलैरिटी इज, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम इन पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट। आपने किस में लेना है? मास ऑफ सॉल्वेंट आपने लेना है बेटा जी किलोग्राम्स के अंदर। तो यहाँ से यूनिट क्या बन जाएंगे? अगर आप इसकी यूनिट देखना चाहो तो ये मोल्स, ये केजी, तो यहाँ से इसकी यूनिट बन जाएंगी मोल्स पर केजी। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या रहेगा? वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई? वॉशिंगटन से आएगी। क्या मतलब होता है? वॉशिंग यानी मास ऑफ सोल्यूट टू द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और WAG मींस मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। क्लियर है? ये होता है मोलैरिटी। अच्छा ये जो होती है ना, इसके बारे में बताऊं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट बात करते हैं स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री सिंपल है। स्टोइक्योमेट्री मींस होता है किसी भी एलिमेंट को मेजर करना, ठीक है ना। कैसे होता है? When a balanced chemical equation is written, it gives quantitative relationship between various reactant and product in terms of mass, moles, molecules and volume। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, एक रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है CaCO3 + 2HCl CaCl2 CO2 H2। अभी आपको ना ये रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन आपको बहुत सारा डाटा बता रहा है कि यहाँ पर कितने ग्राम रिएक्टेंट है, कितने ग्राम कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं, कितना वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट है, कौन से रिएक्टेंट का कितना वॉल्यूम है, और कितने प्रोडक्ट का कितना वॉल्यूम बन रहा है। ये स्टोइक्योमेट्री होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। इसका एक मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल लेता हूं। बहुत सारे बच्चों को लगता है लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो कम मात्रा में हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है जो किसी भी रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, और एक्सेस रिएजेंट वो होता है जो किसी भी रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम ना हो पाए, जो रिएक्शन में पूरा यूज ना हो पाए। समझाता हूं। खाने पीने की बात ऑब्वियसली हम लोग उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। एक शादी में मटर पनीर बना है और सरसों का साग बना है, या हरा साग बना है, बना देते हैं शादी में, क्या दिक्कत है। तो भाई साहब मैं बोलता हूं कि यार 100 केजी मटर पनीर बना है, 100 केजी सरसों का साग बना है, कौन सी चीज जल्दी खत्म होगी? अब देखने में तो दोनों बराबर लग रही हैं। अब तुम्हें पता है खाने वाले किस पे अटैक करेंगे? मटर पनीर, अरे साग का क्या खाना, हो तो घर पे बन जाएगा। मटर पनीर सबके घर में डेली नहीं बनता है, बट साग भी बना सकते हैं। तो वहां पर वो मटर पनीर जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है ना। तो यही है, सम रिएक्टेंट्स आर टोटली कंज्यूम्ड कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट्स, ठीक है। द रिएक्टेंट विच इज नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन द रिएक्शन कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए वो लिमिटिंग, जो कंप्लीटली कंज्यूम ना हो पाए वो एक्सेस। इसके लिए मैंने बहुत सिंपल सी बात आई थी कि एक जगह पर हमें गाड़ी बनानी है, तो उसमें मान के चलो एक बॉडी लगती है, 4 व्हील लगते हैं, तो उससे एक कार बनती है। ये डाटा है हमारे पास। मैंने बोला कि हमारे पास 100 बॉडी है, 200 व्हील है, ठीक है।
तो पहले तो बात है कार कितनी बनेंगी और इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार 100 बॉडी कम है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ऐसा नहीं है, सिंपल बता रहा हूं, आप मोल कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, किया तो कोफिशिएंट से डिवाइड किया तो ये तो 100 आया और ये कितना आया 50 आया, तो यहां पर जो कम है ना वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इट मींस व्हील्स यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है। और कितनी कार्स बनेंगी, कार्स कितनी बनेंगी ये देखोगे आप लोग विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट कि भैया अगर 4 व्हील्स हैं, 4 व्हील्स गिव 1 कार, 1 व्हील गिव 1/4 कार। अब यहां पर 200 व्हील्स हैं तो ये कितने देंगे भाई 1/4 इंटू में 200 दैट इज 50 कार्स। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपके पास है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, ठीक है बेटा, ये है। अच्छा डाटा आपको वॉल्यूम में दिया हो सकता है, किसी भी चीज में दिया हो सकता है, आप मोल्स में डाटा ले जाना तब क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। और मोल्स इंटरकन्वर्टेबल मैंने दिखा दिया कैसे आप लोग कर सकते हो किसी भी चीज को। तो मान के चलो कि इसके 50 मोल्स हैं, इसके 50 मोल्स हैं, तो बताओ इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ गया 25 इसके आएंगे, यानी कि यहां पर आप लोग क्या कह सकते हो H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, पॉइंट नंबर 1 क्लियर, एंड O2 इज एक्सेस रिएजेंट, ये भी क्लियर। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ, प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेशन देखो, 2 मोल्स ऑफ H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ H2, और यहां पर कितने मोल्स लिए थे आपने 50 मोल्स, 50 मोल्स, 2 से 2 मोल बन रहे हैं तो 50 मोल्स ऑफ H2 से कितने बनेंगे 50 मोल्स ऑफ H2। तो यह बेटा जी एक रैपिड रिवीजन ऑफ द चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सभी टॉपिक्स को हमने टच किया है, पकड़ा है, देखा है कि हाँ यार ये है, आप लोगों की जल्दी से याद हो जाएगा कि हाँ यार ये था, और डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। और किस चैप्टर के मेरे को 30 मिनट्स रिवीजन बनानी चाहिए ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और क्या मुझे ये सीरीज कंटिन्यू रखनी चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपका सपोर्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है, और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर देना। नोट्स और वन शॉट ऑलरेडी बना रखा है। बहुत ख्याल रखिए अपना, बहुत जल्द मिलते हैं वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।